च 491 40,000 की साड़ी। सरगम गुस्से में बोली, अंडरस्को उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम्हें कल रात घर आना चाहिए था, वह तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। देव अपने गुस्से को दबाता हुआ बोला, अंडरस्को मैंने उसे नहीं कहा कि वो मेरा इंतजार करें, कह दो अपनी बहू को कि सो जाया करें। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि कुछ कहती उससे पहले ही देव ने फोन कट कर दिया। देव को कहीं ना कहीं अपनी माँ से इस तरह से बात करना बुरा लग रहा था, लेकिन फिलहाल उसका दिल टूटा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रहा है। वैसे भी सरगम के बिना उसे नींद नहीं आती थी और वो पूरी रात नहीं सोया, सिर में दर्द हो चुका था। आज एक मीटिंग अटेंड करनी थी, बहुत जरूरी थी। देव तैयार हुआ और फार्म हाउस से निकल गया। उसका दर्द बढ़ता जा रहा था, दिल में भी और सिर में भी, लेकिन उसे दर्द की आदत सी थी। सरगम जब उसकी जिंदगी में नहीं आई थी, तब वो ऐसे ही दर्द से कई रातों तक गुजरा था। सरगम के आने के बाद उसके दर्द कुछ कम हुए, वो सुकून से सोने लगा, बहुत फ्रेश फील करता था। लेकिन कल जो कुछ भी उसने अपने भाइयों के मुंह से सुना था, उसके चलते एक बार फिर वो वहीं आकर खड़ा हो गया, जहां से उसने सरगम के साथ शुरुआत की थी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने बाइक वही लोकल मार्केट में बाइक रोकी, जहां से वो अपनी तितली के लिए कपड़े खरीद कर लेकर जाता था। उसके पीछे शिवांगी बैठी थी, क्योंकि शिवांगी ने बहुत जिद्दी की थी कि उसे शॉपिंग करनी है, इसीलिए अनिरुद्ध उसे वहां लेकर आया था। अनिरुद्ध ने बाइक पार्क की और तितली के साथ उस लोकल मार्केट के अंदर आ गया। उस लोकेट मार्केट के अंदर 2-3 बड़ी बड़ी शॉप भी थी, जिसके बाहर बहुत सुंदर सुंदर लहंगे टंगे हुए थे और लहंगे को देखकर शिवांगी का दिल खुश हो रहा था। उसे भी अब एक सुंदर सी ड्रेस चाहिए थी। जब से उसने रघुवंशी मैंशन में सुंदर सुंदर ड्रेस देखी थी, उस दिन से उसका मन भी ऐसी ड्रेस पहनने की ओर जाने लगा। उसे थोड़ी पता था कि अनिरुद्ध का बजट इतना नहीं है कि वो उसे महंगी महंगी ड्रेस पहना दे। उसने तो फिर भी शिवांगी के लिए अपने बजट से ऊपर ही ड्रेस खरीदी थी, लेकिन अब तो शिवांगी उसकी जेब अच्छे से ढीली करवाने वाली थी। फाइनली अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर एक शॉप के अंदर चला गया। शिवांगी शॉप में रखे बुत पर टंगे हुए कपड़े देख रही थी, जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। शिवांगी धीरे कदमों से एक बुत के पास गई। उस बुत ने एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। शिवांगी उस साड़ी के पास चली गई और उसे हाथ लगाकर देखने लगी। फिर उसने अनिरुद्ध को आवाज लगाते हुए कहा, अंडरस्को अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने शिवांगी की ओर देखकर कहा, अंडरस्को तुम्हें ये पसंद है? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध तेज कदमों से मुंह बनाता हुआ शिवांगी के पास गया। उसने सबसे पहले साड़ी का टैग देखा, जिसमें 40,000 लिखा हुआ था। अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। फिर उसने वहीं लगी एक बड़ी सी खिड़की के बाहर झांक कर देखा और बोला, अंडरस्को कि इस मार्केट में भी 40,000 की साड़ी मिलती है? हे भगवान, लूट मचा रखी है। तभी शिवांगी बोली, अंडरस्को अनिरुद्ध ये चाहिए। अनिरुद्ध प्यार से बोला, अंडरस्को अरे रेड कलर तो कितना भड़कीला कलर है, इसे कौन पहनता है, चलो हम कुछ और देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन शिवांगी मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को अनिरुद्ध यही चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अनिरुद्ध ने शिवांगी को अपने पास खींचा और उस साड़ी से थोड़ा सा दूर लेकर गया और बहुत प्यार से बोला, अंडरस्को तितली इसके लिए तो मुझे लोन लेना पड़ेगा। 40,000 नहीं है मेरे पास और तुम्हें तो साड़ी पहनना भी नहीं आती, तो तुम इसे लेकर क्या करोगी? और वैसे भी खाली साड़ी लेने से काम थोड़ी चलेगा, इसका ऊपर का नीचे का पता नहीं कहाँ कहाँ का लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम इसे पहनोगी। चलो मैं तुम्हें एक अच्छा सा गाउन दिलवाता हूँ मेरी पसंद का। शिवांगी ने मुंह बना लिया। उसने फिर से साड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को वही चाहिए अनिरुद्ध, वही चाहिए, वो अच्छी है। अनिरुद्ध ने एक बार फिर शिवांगी को समझाते हुए कहा, अंडरस्को तितली मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अच्छा इस बार सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा, 2 दिन वेट तो कर लोगी ना? शिवांगी को कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना समझ गई कि अनिरुद्ध उस साड़ी को दिला नहीं सकता, इसलिए उसने मुंह बनाकर कहा, अंडरस्को पक्का प्रॉमिस 2 दिन बाद वो साड़ी दिला दोगे? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर वो शिवांगी को लेकर बाहर आ गया। उसने शिवांगी को आइसक्रीम खिलाई, पॉपकॉर्न खिलाए, थोड़ी बहुत।
किचन की शॉपिंग करने के बाद वह दोनों बाइक से वापस आ गए। दूसरी तरफ रघुवंशी इंडस्ट्रीज। दिव्यांश अपने केबिन में काम कर रहा था और तभी झटके से केबिन का गेट खुला। दिव्यांश ने आंख उठाकर देखा तो दृष्टि गुस्से में देख रही थी। दिव्यांश मन ही मन खुद से बोला, अंडस्को, अब इसे क्या हुआ? यह मेरी शिकंजी इतनी गर्म क्यों है? दिव्यांश ने मुस्कुराकर दृष्टि को देखा और बोला, अंडस्को, क्या हुआ? आज मेरे केबिन में क्या बात है? मुझे यकीन नहीं आता कि इस उम्र में भी तुम मेरे बिना रह नहीं सकती। दृष्टि गुस्से में अंदर आई। उसने टेबल से पेपर वेट उठाया, उसे जोर से टेबल पर मारा, लेकिन टेबल टूटा नहीं। दिव्यांश ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, इटली से मंगवाया है, ऐसे थोड़ी टूट जाएगा। दृष्टि दांत पीसते हुए बोली, अंडस्को, यह नहीं टूटेगा, लेकिन आप जरूर टूट जाओगे। अब दिव्यांश की समझ में आया, शायद कोई सीरियस बात है। अब वो जगह से खड़ा हुआ और दृष्टि के पास गया। उसने दृष्टि की बाजू को पकड़कर चेयर पर बैठाया और बोला, अंडस्को, हुआ क्या है? दृष्टि गुस्से में बोली, अंडस्को, आपका बेटा बिल्कुल आप पर गया है। मुझे समझ नहीं आता, उसे अगर सरगम को टाइम देना ही नहीं था तो उसने सरगम से शादी क्यों की? मुझे समझ नहीं आता उन दोनों के कमरे की बात बाहर क्यों आती है। ये सुनकर दिव्यांश ने माथे पर लकीरें बनाई और बोला, अंडस्को, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? दृष्टि गुस्से में बोली, अंडस्को, मैंने हिंदी में ही कहा है, देव और सरगम के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है और देव को समझाती हूँ तो वो बहस करने पर उतारू हो जाता है। दिव्यांश भी हल्के गुस्से में बोला, अंडस्को, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगा। दृष्टि बोली, अंडस्को, क्या बात करोगे? पहले तो आपने उसे बिगाड़ दिया, अब उससे बात करोगे? आपने एक बार सरगम के बारे में सोचा है? वो पूरा दिन अनाथ आश्रम में काम करती है, उन लड़कियों की जिंदगी संवारती है, घर आकर सोचती होगी कि थोड़ी बहुत देर देव के पास बैठकर दो बातें करेगी, लेकिन देव कल रात घर ही नहीं आया। दिव्यांश ने पानी उठाकर सृष्टि की ओर बढ़ाया और बोला, अंडस्को, शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ उससे। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला और देव को कॉल करके कहा, अंडस्को, अभी के अभी मेरे केबिन में आओ। थोड़ी देर में देव वहां आ गया। देव ने अपनी मम्मी पापा को देखा और पूछा, अंडस्को, मुझे क्यों बुलाया? दिव्यांश ने कहा, अंडस्को, तुम्हारे और सरगम के बीच में लड़ाई हुई है। देव ने कहा, अंडस्को, पापा, आपको नहीं लगता कि मेरे और सरगम के बीच में आप दोनों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? मैं बच्चा नहीं, अपनी शादी संभाल सकता हूँ और कुछ काम है तो बताइए, वरना मुझे बहुत सारे काम है। इतना कहकर वो केबिन से बाहर की तरफ चला गया। उसके जाते ही दृष्टि दिव्यांश को देखकर गुस्से में बोली, अंडस्को, कुछ कहा क्यों नहीं उसे? वो तो चला गया। दिव्यांश ने दृष्टि को ही समझाते हुए कहा, अंडस्को, शिकंजी, मेरी बात सुनो, वो उन दोनों की जिंदगी है और वो उसे संभाल सकते हैं। दृष्टि बोली, अंडस्को, दिव्यांश, अगर हमने टाइम रहते कुछ नहीं किया तो उन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दिव्यांश बोला, अंडस्को, कुछ नहीं होगा दृष्टि, जिंदगी तो हम दोनों की भी बर्बाद होने वाली थी, लेकिन हुई तो नहीं ना। देव अभी सरगम से प्यार नहीं करता, लेकिन यकीन मानो जिस दिन प्यार करेगा उस दिन उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्यार नहीं करता तो उस बच्ची को शादी करके घर में क्यों लेकर आया? दृष्टि ने गुस्से में कहा। दिव्यांश बोला, अंडस्को, क्योंकि सरगम उसकी बीमारी की दवाई है और हो सकता है दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, क्लियर हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो, देव धीरे धीरे समझ जाएगा। दृष्टि कुछ नहीं बोली, लेकिन फिर उसने उठकर कहा, अंडस्को, मैं एक बार देव से मिलकर आती हूँ। वो केबिन से बाहर जाने लगी और तभी दिव्यांश बोला, गुस्से में मत जाना दृष्टि, उस लड़के की आंखों में दर्द है, हो सके तो आज उसके दर्द को समझने की कोशिश करना, मुझे नहीं बताया पर तुम्हें बता देगा। दृष्टि ने पलटकर दिव्यांश को देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। दूसरी तरफ डैनी अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। डैनी ने फोन चेक किया तो वो शिवाय का कॉल था। शिवाय बोला, अंडस्को, आ रहे हो ना आज? डैनी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, हाँ सर, आज आ रहा हूँ। आज अपनी वंदना को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा।
उसकी सारी शिकायत दूर कर दूंगा, बहुत जल्द अपने बेटे से भी मिलूंगा। शिवाय बोला, अंडरस्को, जल्दी आओ डैनी, आर्या से इंतजार नहीं हो रहा। डैनी बोला, अंडरस्को, आ रहा हूँ सर। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और अपनी आंखें बंद की और उसे वो पल याद आया जब उसकी वंदना उससे पहली बार दूर हुई थी। फ्लैशबैक। डैनी और वंदना खुशी खुशी फ्लैट में रह रहे थे। डैनी ने दोबारा वंदना के करीब जाने की कोशिश नहीं की। वो इंतजार कर रहा था अपनी शादी की। उसने अपनी शादी के लिए ऑलमोस्ट बुकिंग कर दी थी, लेकिन उसके अंदर वरदान और वंशिका को वंदना के बारे में बताने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी उसे बताना तो पड़ता ही। अब तक उसने वंदना के बारे में किसी को नहीं बताया था, सिवाय आर्या और शिवाय के। डैनी और वंदना नाश्ता कर रहे थे। डैनी बोला, अंडरस्को, वंदना, मैं रजावत साहब को हमारे बारे में बताने वाला हूँ। अगले महीने हमारी शादी है। उससे पहले मैं तुम्हें रजावत हाउस लेकर जाऊंगा। वहाँ तुम्हें वंशिका मैडम से मिलवाऊंगा। वो मुझे बिल्कुल अपने बच्चे जैसा समझती है। चलोगी ना मेरे साथ? वंदना ने हमें गर्दन हिला दी। उसके चेहरे पर मीठे से मुस्कुराहट थी। दोनों नाश्ता करने लगे, तभी डैनी का फोन वाइब्रेट हुआ। उसमें वरदान का मैसेज था। डैनी ने मैसेज रीड करके कहा, अंडरस्को, वंदना, मुझे सर के पास जाना है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे कॉल कर लेना, और अगर मैं फोन रिसीव ना करूं तो आर्या मैडम को कॉल कर लेना। वंदना ने हमें गर्दन हिला दी। डैनी ने वंदना के माथे को चूमा और अपनी जैकेट उठाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही वंदना को वोमिटिंग जैसा फील हुआ और वो जल्दी से उठकर वॉशरूम में भागी। वंदना प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये बात ना तो वंदना जानती थी और ना ही डैनी। वंदना को पता ही नहीं था कि प्रेगनेंसी कैसे होती है और ना ही उसने अपने अंदर बदलाव नोटिस किया। वो तो बस सारा दिन डैनी के ख्यालों में ही रहती थी। उसकी प्रेगनेंसी को 3 मंथ कंप्लीट हो गए थे, पर वो इस बात से अनजान थी। दूसरी तरफ डैनी आज बाइक से रजावत हाउस जा रहा था और तभी सामने से एक ट्रक आया। डैनी ने एक्सीडेंट ना हो जाए इस वजह से बाइक को लेफ्ट साइड मोड़ दिया और बाइक सीधा डिवाइडर पर जाकर लगी और अगले ही पल डैनी सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ था। पूरा 1 महीना बीत गया वंदना को डैनी का इंतजार करते, लेकिन डैनी नहीं आया। वंदना ने कई बार आर्या को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आर्या से भी बात नहीं हो पाई। वंदना थोड़ा बहुत बाहर निकलने लगी थी, अपनी जरूरत का सामान लेकर आ जाती थी, लेकिन अब उसके पास पैसे खत्म होने लगे। एक दिन ऐसा नहीं गया जो वंदना ने रोकर ना गुजारा हो। आज वो कुछ सामान लेकर जब अपने फ्लैट में वापस आई तो कॉरिडोर में एक बुढ़िया औरत खड़ी थी। उसने वंदना को देखकर कहा, अंडरस्को, बेटा, इस हालत में इतना काम ठीक नहीं। वंदना हैरानी से औरत को देखते रही। वो बुढ़िया औरत ने उसे समझाते हुए कहा, अंडरस्को, तेरे पाँव भारी है, ज्यादा काम करेगी तो तेरे बच्चे पर असर पड़ेगा। अब जाकर वंदना को समझ आया कि वो प्रेग्नेंट है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि प्रेगनेंसी को कितना वक्त हो गया। उसने थोड़ा सा कैलकुलेट किया तो उसे समझ आया कि शायद उसकी प्रेगनेंसी को 4 महीने हो गए हैं। वंदना का दिल जोरों से धड़कने लगा। एक तो पहले ही डैनी का कुछ आता पता नहीं था, आर्या से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, और अब उसकी प्रेगनेंसी, अब वो ये सब कैसे संभालेगी। यही सब सोच ही रही थी, तभी एक लड़की जिसने 1 पीस पहना हुआ था वो वंदना के सामने आई। वंदना अपने फ्लैट के अंदर जाने ही वाली थी कि उस लड़की ने कहा, अंडरस्को, तुम्हारा नाम वंदना है, तुम डैनी की गर्लफ्रेंड हो। 492 वंदना डैनी की मुलाकात। वंदना इतनी हैरान थी कि कुछ बोल नहीं पाई। उसका चेहरा ही बता रहा था कि उसे खुद नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। इतने में उस लड़की ने फिर कहा, अंडरस्को, तुमसे पूछ रही हूँ, तुम डैनी की गर्लफ्रेंड हो। वंदना कुछ बोल नहीं पाई। गर्लफ्रेंड तो नहीं थी वंदना, वो तो उससे शादी करने वाली थी। डैडी भी शादी को लेकर खुश था। उस लड़की ने एक बार फिर पूछा, अंडरस्को, यार तुम बता क्यों नहीं रही, क्या तुम डैनी की गर्लफ्रेंड हो? तुम उसके साथ इस घर में रहती हो? वंदना ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। उस लड़की ने कहा, अंडरस्को, देखो, मेरा फर्ज है तुम्हें सच्चाई बताना। डैनी अच्छा लड़का नहीं है, हर दूसरी लड़की के साथ उसका अफेयर है। तुम दिखने में मुझे काफी अच्छी लग रही हो, इसलिए तुम्हें बता देती हूँ, डैनी पहले मेरा बॉयफ्रेंड था,
जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके डैनी से ब्रेकअप करके यहाँ से चली जाओ, वरना वो तुम्हें भी छोड़कर चला जाएगा। मैं तो मॉडल लड़की हूँ, उसके ब्रेकअप को झेल गई, लेकिन तुमसे उसका ब्रेकअप झेलेगा नहीं। तुम्हें नहीं पता वो तुम्हें बहुत बेइज्जती करेगा और फिर अपनी जिंदगी से निकाल देगा। अब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा तो रुको, मैं तुम्हें कुछ सबूत दिखाती हूँ। इतना कहकर उसने अपने बैग में से 3-4 फोटो निकाली और वंदना की तरफ बढ़ा दिया। वंदना ने अपने हाथों से उन फोटो को ले लिया। उसने उन फोटोग्राफ्स को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उन फोटोग्राफ्स में डैनी किसी लड़की के साथ था। उस लड़की ने ना के बराबर कपड़े पहने हुए थे और डैनी भी शर्टलेस था। ये देखकर वंदना को एक गहरी सांस आई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जान अभी निकल जाएगी। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो हैरानी से उस लड़की को देख रही थी। उस लड़की ने फोटोग्राफ खींची और अपने पर्स में रखती हुई बोली, अंडरस्को, मेरा काम था तुम्हें सच बताना, मैंने बता दिया। अब ये तुम्हारी जिंदगी है कि तुम उस धोखेबाज क्या इंतजार करो या अपने स्वाभिमान के चलते यहाँ से चली जाओ। इतना कहकर वो लड़की अपनी हाई से टक 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 करती हुई वहां से चली गई। उसके जाते ही वंदना अपने फ्लैट के अंदर चली गई और जाते ही सोफे पर बैठ गई। उसके लिए ये सब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। उसने एक बार फिर आर्या का नंबर डायल किया, लेकिन इस बार भी उसे कामयाबी नहीं मिली। या तो आर्या ने नंबर चेंज कर लिया था या फिर वंदना गलत नंबर डायल कर रही थी। लेकिन जो भी था, वंदना का दिल टूट चुका था, जिसमें डैनी की कोई गलती नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की उस बिल्डिंग से बाहर आई। उसने बाहर आते ही किसी को कॉल करके कहा, अंडरस्को, काम हो गया, जितनी जल्दी हो सके मेरा पैसा भिजवा दो, और अगर पैसा नहीं भिजवाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। दूसरी तरफ से रणविजय सिंह राणा ने कहा, अंडरस्को, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, जितनी जल्दी हो सके निकलो वहां से। वंदना पूरी तरीके से टूट चुकी थी। 4 दिन हो गए थे, ना ठीक से खाया था, ना नहाई थी, बालकनी में बैठी रहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और आखिर उसने एक फैसला लिया, अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने का फैसला, उसके सहारे जिंदगी काटने का फैसला। वंदना ने डैनी का फ्लैट छोड़ दिया और वो वहीं चली गई जहां से वो आई थी, उस बस्ती में, और वहां एक बूढ़ी औरत के सहारे एक छोटे से कमरे में रहने लगी। दूसरी तरफ डैनी हॉस्पिटल में एडमिट था। उसके पैर में फ्रैक्चर था। पिछले 1 महीने से वो अस्पताल में ही था। उसे चोट बहुत ज्यादा आई थी, जिस वजह से ना तो ठीक से किसी से बात कर पाता था और ना ही अपनी बात किसी को बता पाता था। जब भी उसे होश आता, डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देते और वो बेहोश हो जाता, और ये सब रणविजय सिंह राणा के इशारों पर हो रहा था, ताकि डैनी किसी को भी वंदना के बारे में ना बताएं। रणविजय यही चाहता था कि डैनी को पता ही ना चले कि वो कितने दिन हॉस्पिटल में है। जब वो वापस जाता और वंदना वहां नहीं होती तो उसका सारा इल्जाम डैनी शायद रजावत फैमिली पर डालता या फिर सारा इल्जाम आर्या और शिवाय पर लगाता, क्योंकि उन दोनों को उसके और वंदना के बारे में पता था। लेकिन रणविजय का प्लान इतनी जल्दी कामयाब नहीं होता। आज जब रणविजय डैनी से मिलने हॉस्पिटल आया तो डैनी बेहोश था। वरदान ने डॉक्टर को देखकर कहा, अंडरस्को, 45 दिन हो गए हैं इसे यहाँ एडमिट हुए, इसे ढंग से होश क्यों नहीं आता। डॉक्टर जो कि राणा ने हायर किया हुआ था, वो बोला, अंडरस्को, सर मैं कुछ नहीं कर सकता, इनकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही। आपको तो खुश होना चाहिए कि कम से कम ये जिंदा तो है, वरना उनकी हालत बहुत खराब है। ये सुनते ही वरदान ने अगले ही पल उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया और उसे दीवार में लगाते हुए बोला, अंडरस्को, तुम्हें लगता है कि दुनिया में बस तुम ही डॉक्टर हो। मैं इसे आज यहाँ से लेकर चला जाऊंगा, समझे तुम, और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। 45 दिन में एक बार भी से ढंग से होश नहीं आया, पता नहीं ऐसी कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है। इतना कहकर उसने डॉक्टर को धक्का दे दिया। डॉक्टर के चेहरे पर पसीने आ गए। वो अच्छे से जानता था कि अगर किसी दूसरे डॉक्टर ने डैनी का ट्रीटमेंट किया तो वो अच्छे से बता देगा कि उसे किस तरह की दवाइयां दी जा रही है। लेकिन अब डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता था। वरदान बहुत गुस्से में था। उसने करीब 1 घंटे के अंदर अंदर डैनी को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया। और वही वरदान को पता चला कि डैनी का ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा था। वरदान का दिमाग खराब हो गया। उसने अगले ही पल अपने एक बॉडीगार्ड को देखकर कहा,
अंडरस्को उस डॉक्टर को किडनैप कर लो। और वो बॉडीगार्ड गर्दन झुकाकर वहां से चला गया। वरदान डैनी को ही देख रहा था और तभी आर्या भागती हुई आई। आर्या और शिवाय अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। उन्हें डैनी और वंदना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे वक्त आर्या भी 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। आर्या को इंडिया आने के बाद जैसे ही पता चला कि डैनी का एक्सीडेंट हो गया, वो जल्दी अपने घर आई। वहां जाकर उसने डैनी को देखा और फिर अपने पापा को देखकर बोली, अंडरस्को पापा वंदना कहाँ है। वंदना का नाम सुनते ही वरदान ने कंधे उचकाकर कहा, अंडरस्को कौन वंदना। आर्या ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और आंखें बड़ी करके बोली, अंडरस्को पापा डैनी की गर्लफ्रेंड है, डैनी के फ्लैट में रहती है। शिवाय की भी आंखें हैरानी से फैल गई। वो 1 मिनट भी वहां नहीं रुका और जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर आ गया और सीधा डैनी के फ्लैट में गया। लेकिन अब वहां वंदना नहीं थी। कुछ दिनों में डैनी भी ठीक हो गया, लेकिन अब शिवाय डैनी वरदान सब वंदना को ढूंढ रहे थे, पर वंदना का आता पता नहीं था। डैनी कई बार उस बस्ती में देखकर आ गया था जहां से वंदना आई थी, लेकिन उसे वंदना वहां कभी नहीं मिली। ये कह सकते हैं कि तकदीर ने उन दोनों को मिलने नहीं दिया। डैनी का एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उसने वंदना को याद ना किया हो। 5 महीने गुजर गए, लेकिन वंदना का कुछ पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ वंदना ने अनिरुद्ध को जन्म दे दिया और अपने बच्चे को गोद में उठाकर रोने लगी और फिर रोते रोते बोली, अंडरस्को मैंने तो तेरे पापा से प्यार किया था, लेकिन तेरे पापा ने तो मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। रघुवंशी मैंशन। आज रघुवंशी मैंशन में मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ था। अभिमान के जन्म की पार्टी जो थी, आज अभिमान 2 महीने का हो गया था और उसी की खुशी में रघुवंशी मैंशन में जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं शिवाय और आर्या के दिल में डैनी को लेकर टेंशन थी। आर्या ने अभिमान को हीर की गोद में दिया और शिवाय के पास जाकर बोली, अंडरस्को डैनी आया। शिवाय ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को नहीं वो नहीं आएगा, न ही आना चाहता। इस बार आर्या ने नम आंखों से कहा, अंडरस्को आप तो किसी का भी पता लगा लेते हो, माँ का भी तो पता लगाया था, तो क्या वंदना का पता नहीं लगा सकते। एक बार वंदना डैनी की जिंदगी में आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। शिवाय ने हमें गर्दन हिला दी और फिर मेंशन के मंदिर की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को बाल गोपाल मेरी तो सुनते नहीं, तुम ही प्रार्थना करके देख लो, क्या पता तुम्हारी सुन ले। फिर आर्या ने मंदिर की तरफ देखा और फिर मन ही मन बोली, अंडरस्को हे भगवान क्यों डैनी का दर्द बढ़ा रहे हैं। कितने महीने हो गए वह लड़का उस दर्द से बाहर नहीं आया। उसकी जिंदगी में माँ बाप तो थे ही नहीं, वंदना जैसी एक लड़की थी उसे भी आपने दूर कर दिया। आर्या अपनी प्रार्थना पूरी भी नहीं कर पाई थी कि शिवाय बोला, अंडरस्को आर्या। आर्या ने शिवाय की तरफ देखा तो शिवाय ने अगले ही पल आर्या को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखें चमक रही थी। आर्या बोली, अंडरस्को क्या हुआ, वंदना का पता चल गया। शिवाय ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ। आर्या की आंखों में से आंसू बह गए। उसने अपनी आंसू पोंछे और फिर शिवाय को देखकर बोली, अंडरस्को तो यहाँ क्यों खड़े हैं, जाइए लेकर आइए उन्हें। शिवाय ने हमें गर्दन हिलाए और मेंशन से तेज कदमों से चला गया। करीब 1 घंटे बाद शिवाय और डैनी दोनों ही उस बस्ती में खड़े थे जहां वंदना थी। वैसे तो दोनों ना जाने कितनी बार उस बस्ती में आए थे, लेकिन वंदना का कभी पता नहीं चला। दोनों अब भी वंदना को ही ढूंढ रहे थे। 1 घंटे बाद डैनी बोला, अंडरस्को शिवाय सर मुझे नहीं लगता वो यहाँ है, मैं रोज आता हूँ मुझे नहीं मिलती। शिवाय बोला, अंडरस्को मेरे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है, यकीन नहीं आता तो देख। शिवाय ने अपने मोबाइल में 2-3 फोटो दिखाई जो वंदना की ही थी, लेकिन उस फोटो में अनिरुद्ध नहीं था। दोनों ही उस बस्ती के बीचों बीच खड़े हुए थे। आसपास पूरी तरीके से सब्जी मंडी बनी हुई थी। बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, कुछ चिल्लाने की, चीखने की, झगड़े की, लड़ाई की। देखा जाए तो वो जगह शरीफ इंसानों के लिए थी ही नहीं, वहां तो एक से एक कंजर बसे हुए थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, अंडरस्को साहब साइड हो जाए, जाना है। वो आवाज किसी और की नहीं, वंदना की थी। शिवाय ने पलट कर देखा तो वो वंदना ही थी। उसने अपने गोद में 2 महीने के अनिरुद्ध को उठाया हुआ था
दूसरे हाथ में सब्जी का एक टोकरा सिर पर रखा हुआ था। शायद वंदना अब सब्जी बेचकर अपने बेटे को पाल रही थी। शक्ल से बहुत कमजोर हो गई थी, गोरा चिट्टा चेहरा काला पड़ गया था। शरीर पर एक सूती सी साड़ी थी, वो भी जगह जगह से फटी हुई थी। देखकर ही पता चल रहा था कि ये कुछ महीने वंदना ने कितनी मुश्किल से गुजारे हैं। वंदना ने तो नजर उठाकर ना तो शिवाय को देखा और ना ही डैनी को। डैनी तो वंदना को एकटक देखता ही रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी वंदना है और उसके गोद में बच्चे को देखकर हैरान भी था। वंदना ने अभी भी दोनों को नहीं देखा और फिर से बोली, अंडस्को साहब हट जाए, लग जाएगी। डैनी और शिवाय दोनों की आंखें फटी हुई थी। दोनों को ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। डैनी तो अगले ही पल घुटनों के पल बैठ गया। उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी। वंदना ने अब जाकर डैनी को देखा। जैसे ही उसने डैनी को देखा वैसे ही उसके सिर से सब्जी को टोकरा गिर गया। वो इतना ज्यादा हैरान थी कि उसे संभाल भी नहीं पाई। उसकी गोद में अनिरुद्ध रो रहा था, लेकिन उसे होश ही नहीं था। वो बस डैनी को ही देख रही थी। डैनी नम आंखों से वंदना को देख रहा था। शिवाय ने आगे बढ़कर अनिरुद्ध को गोद में ले लिया और अपने सीने से लगाया। थोड़ा सा हिलाने पर अनिरुद्ध चुप हो गया। ये पहली बार था जब शिवाय ने अनिरुद्ध को गोद में लिया था और उसे प्यार किया था। डैनी ने अगले ही पल अपनी बाहें वंदना की कमर पर लपेट दी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वंदना तो फूट फूट कर रोने लगी। एक ही पल में उसका सारा शक दूर हो गया। वो इतना तो समझ गई कि डैनी ने उसे धोखा नहीं दिया। डैनी भी धीरे धीरे वहीं बैठ गया। डैनी ने वंदना के चेहरे को अपने हाथों में भरा और एक ही शब्द बोला, अंडस्को वंदना, आई लव यू और आई एम सॉरी। 493 मैं तो इसे मेढक कहती हूँ। इतना कहकर उसने वंदना को गले लगा लिया और वंदना और ज्यादा रोने लगी। दुनियादारी से बेखबर दोनों ही बस्ती में ऐसे ही एक दूसरे के गले लग रहे। उन दोनों को देखकर शिवाय भी इमोशनल हो गया और अनिरुद्ध उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। शिवाय ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, अंडस्को बहुत प्यारा है तू, बिल्कुल मेरे अभिमान जैसा। कुछ दिनों बाद डैनी और वंदना फेरों पर बैठे हुए थे। शिवाय अनिरुद्ध को गोद में लिए खड़ा था और आर्या ने अभिमान को गोद में लिया हुआ था। पूरी फैमिली खुश नजर आ रही थी। वंदना के चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो कितना खुश है। वहीं डैनी, उसने हमेशा के लिए अपनी वंदना को पा लिया था। शादी की रस्में खत्म होने के बाद डैनी और वंदना अपने फ्लैट में वापस आ गए। डैनी ने अनिरुद्ध को सीने से लगाया हुआ था। वो सो रहा था। डैनी ने बहुत प्यार से उसे पालने में सुला दिया। अनिरुद्ध सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था, एकदम अपने पापा जैसा। डैनी ने एक बार भी वंदना से नहीं पूछा कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसकी वंदना बहुत पवित्र है। वो मर जाएगी लेकिन किसी दूसरे इंसान को खुद को छूने नहीं देगी। वो जिंदा थी, इसी बात का सबूत था कि वो बच्चा डैनी का ही था और इस बात को तो डैनी झुठला नहीं सकता था कि वो एक बार ही सही लेकिन अपनी वंदना के करीब गया था। डैनी बहुत देर से अनिरुद्ध को ही देखता रहा। डैनी ने वंदना को थोड़ा सा गले लगा लिया और फिर उसका माथा चुनकर बोला, अंडस्को क्या नाम रखा है तुमने इसका? वंदना धीरे से बोली, अंडस्को मैं तो इसे मेढक कहती हूँ। ये सुनकर डैनी को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, अंडस्को तुम्हें इससे अच्छा नाम नहीं मिला मेरे बेटे के लिए। वंदना ने नामे गर्दन हिला दी और फिर मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अंडस्को मैंने सोचा आप उसका नाम रखोगे। दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आप वापस आओगे और इसीलिए मैंने इसका कोई नाम नहीं रखा। अगले ही पल वंदना की आंखें नम हो गई। उसने डैनी के सीने पर सिर रख लिया और अपनी बाहें उसकी कमर पर लपेट दी। वो कुछ बोली नहीं और डैनी समझ गया। डैनी भी बहुत देर तक वंदना को गले लगाए खड़ा रहा। उसका कमरा फूलों से सजा हुआ था। डैनी आज की रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो अच्छे से जानता था कि वंदना को उसकी कितनी जरूरत है। डैनी ने धीरे से वंदना के कान में कहा, अंडस्को पूरी रात ऐसे ही खड़ी रहोगी। वंदना ने हल्की सी नामे गर्दन हिला दी। अगले ही पल डैनी ने वंदना को गोद में उठा लिया। वंदना ने भी अपनी बाहें डैनी के गर्दन पर लपेट दी। डैनी वंदना को लेकर बेड पर आया और थोड़ी देर में उस कमरे की डेकोरेशन खराब होने लगी थी। फ्लैशबैक एंड। डैनी अभी भी अपनी बालकनी में खड़ा हुआ उसे पल को याद कर रहा था।
जब वो हमेशा के लिए वंदना और अनिरुद्ध को अपने फ्लैट में ले आया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी 25 साल बाद उसने खुद को उसे फ्लैट में अकेला ही पाया। डैनी की आंखों में हल्का सा पानी आ गया था। उसने, उसके बच्चों ने, वंदना ने न जाने क्या क्या झेला था, अब जाकर उसकी जिंदगी में खुशियां आई थी। डैनी ने गहरी सांस ली, अपने फ्लैट में वापस आया और अच्छे से तैयार हुआ, एकदम ऐसे जैसे वो पहले हुआ करता था। डैनी ने खुद को देखा तो एक सेकंड के लिए उसे भी यकीन नहीं हुआ कि वो डैनी है। डैनी पहले ऐसे ही तो रहा करता था, इतना ही हैंडसम बनकर, ज्यादातर व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनता था। आज भी उसने व्हाइट कलर की शर्ट ही पहनी, ब्लैक कलर की पैंट, बाजू को फोल्ड किया, परफ्यूम मारा, बालों को सेट किया और अपने फ्लैट से गाड़ी की चाबी लेकर बाहर आने लगा। जैसे ही वो बाहर आया वैसे ही एक लड़की से टकरा गया। उस लड़की ने डैनी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, अंडस्को, आप इस सोसाइटी में नए हैं, आपको पहले कभी नहीं देखा। डैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसमें दो राय नहीं थी कि डैनी अभी भी वैसा का वैसा ही था जैसे पहले हुआ करता था। डैनी को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि 50 साल की उम्र होगी। डैनी ने उस लड़की के सिर पर हाथ रखकर हल्का सा सहलाते हुए कहा, अंडस्को, बच्चे, तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, समझी। उस लड़की का मुंह हैरानी से खुल गया। डैनी वहां से चला गया। फिर वो खुद से बोली, अंडस्को, लेकिन दिखने में तो 30-35 साल के लगते हैं। डैनी सोसाइटी से बाहर आया, उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी, अपनी वंदना से मिलने की। वही जानता था कि वो इतने दिन बिना वंदना के कैसे रहा। उसने अपना एक एक मिनट खुद को संवारने में लगा दिया था। वो अपनी वंदना के सामने ऐसे ही नहीं जाना चाहता था। उसे इतना तो कॉन्फिडेंस था कि जब उसकी वंदना उसे देखेगी तो पहचान जाएगी, लेकिन अगर वो उस वक्त वंदना के सामने जाता तो वंदना उसे पहचान नहीं पाती। और यही सब सोचता हुआ डैनी चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर ड्राइव कर रहा था। दूसरी तरफ देव जब अपने कैबिन में आया तो सरगम उसके सामने खड़ी थी, उम्मीद भरी नजरें लेकर। सरगम ने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन देव कल क्यों नहीं आया ये जानना उसके लिए बहुत जरूरी था। इसलिए वो देव से मिलने रघुवंशी इंडस्ट्रीज ही आ गई। देव ने जब सरगम को अपने केबिन में देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो अच्छे से जानता था कि उसकी और सरगम की लड़ाई हो जाएगी, इसलिए वो चुपचाप जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। सरगम को लगा कि शायद देव कुछ तो बात करेगा, लेकिन देव ने सरगम को इग्नोर कर दिया। सरगम को देव का इग्नोर करना चुभ रहा था, फिर भी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर यहाँ आ ही गई। वो धीरे से देव के टेबल के पास गई और बोली, अंडस्को, कल रात आप आए क्यों नहीं? देव ने एक नज़र गुस्से में सरगम को देखा और अपना काम करने लगा। सरगम भी समझ गई थी कि देव उसे इग्नोर कर रहा है। देव और सरगम के बीच में चाहे कितनी भी दूरी हो, देव ने कभी सरगम पर गुस्सा नहीं किया था, हमेशा आराम से ही बात करता था और आज भी गुस्सा नहीं करना चाहता था। लेकिन वो अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि सरगम ने उसके भाइयों के साथ मिलकर उससे झूठ बोल दिया। वो उस गिल्ट में जी रहा था जो उसने किया ही नहीं। सरगम ने हिम्मत करते हुए कहा, अंडस्को, देव बताओ ना क्या हुआ, तुम कल रात घर क्यों नहीं आए? अब देव को गुस्सा आ गया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और लगभग चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को, तुम होती कौन हो पूछने वाली? बीवी नहीं हो मेरी? भूल गई तुम रघुवंशी मैंशन में क्या करने आई थी? तो मेरे ज्यादा क्लोज आने की जरूरत नहीं है। मेरा तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि मैं तुम्हें जवाब दूं। सरगम नम आंखों से देव को देख रही थी। देव ने फिर से गुस्से में कहा, अंडस्को, अब खड़ी क्यों हो, यहाँ से जाती क्यों नहीं? सरगम पलट कर जाने लगी। वो केबिन के गेट तक ही पहुंची थी कि देव ने फिर कहा, अंडस्को, और आज के बाद अपनी औकात मत भूल जाना। हमारे बीच डील हुई थी ना कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तो याद रखना, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे ही दूंगा। इसलिए ज्यादा मेरे घर में कंफर्टेबल होने की कोशिश मत करना। अनाथ आश्रम में जाती हो ना तो वहां रहने की आदत भी डाल लो। सरगम ने थोड़ी हिम्मत की और पलटकर देव को देखकर भरी आंखों से कहा, अंडस्को, आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। किस बात का गुस्सा है? देव को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में पहले अपनी चेयर को जोर से लात मारी।
सरगम ने आंखें बंद कर दी, क्योंकि उसे सच में इस वक्त डर लग रहा था। उसे एक सेकंड के लिए लगा कि वो रघुवंशी इंडस्ट्रीज क्यों आई। अगले ही पल देव ने सरगम के पास आकर उसकी बाजू पकड़ी और से झंझोरते हुए कहा, अंडस्को, अभी समझाया था ना कि तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सको, लेकिन अगर पूछ ही रही हो तो बता देता हूँ। कल मैं संजना के साथ था, बिजी था उसके साथ। तुम्हारी वजह से मैं अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पा रहा और इसी बात का दुख है मुझे। पता चल गया कि कल मैं क्यों नहीं आया। अब निकलो यहाँ से। इतना कहकर उसने सरगम को लगभग केबिन के गेट की तरफ धकेल दिया। सरगम ने भी अब उस जगह रुकना ठीक नहीं समझा और उसे ये तो समझ ही गया था कि देव की नज़रों में उसकी कोई इज्जत नहीं, चाहे देव की फैमिली उसे अपने सिर पर ही बैठा कर क्यों ना रख ले, लेकिन वो देव के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। सरगम ने अपने आंसू पोंछे सोफे के पास गई, अपना बैग उठाया और बिना देव की तरफ देख चली गई। उसके जाते ही देव ने गुस्से में अपना एक हाथ दीवार में दे मारा। सरगम के जाते ही दृष्टि देव के केबिन में गई। देव ने दृष्टि को देखा और इग्नोर कर दिया और लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। दृष्टि थोड़ा सा देव के करीब गई और थोड़ा प्यार से बोली, अंडस्को, अब अपनी माँ को बैठने के लिए भी नहीं कहोगे। देव ने दृष्टि को एक नज़र देखा और बोला, अंडस्को, माँ कुर्सी खाली पड़ी है, बैठ जाए, इसमें मेरी परमिशन लेने की क्या जरूरत है। दृष्टि सामने पड़ी चेयर पर बैठ गई और फिर थोड़ा और प्यार से बोली, अंडस्को, मैं गुस्सा करूंगी तो तू भी गुस्सा करेगा। तू प्यार से बात नहीं कर सकता। देव ने लैपटॉप बंद किया और अपनी माँ की ओर देखकर बोला, अंडस्को, मैं बिजी हूँ, आप पापा के केबिन में जाकर क्यों नहीं बैठ जाती। वैसे भी तो जब भी आप ऑफिस आती हैं, पापा के केबिन में ही बैठती हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आज आप मेरे केबिन में आ गई। दृष्टि को अब थोड़ा सा दुख हुआ। देव ने जो कहा था वो सच था। दृष्टि को देव को देखकर इतना गुस्सा आता था कि वो देव के केबिन में भी नहीं आती थी। उसे नहीं पता था कि देव ये बात दिल में दबाकर बैठ जाएगा। गलती दृष्टि की भी नहीं थी। उसे एक एक मिनट ऐसा लगता था कि कहीं देव किसी लड़की की जिंदगी ना खराब कर दे और इसीलिए वो बात बात पर उसे डांटती रहती थी। लेकिन आज उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसे देव से प्यार से बात करनी चाहिए थी। दृष्टि देव को ही देख रही थी। दृष्टि के चेहरे पर एक उदासी थी और देव के चेहरे पर गुस्सा। दृष्टि अपनी जगह से खड़ी हुई देव के करीब गई। उसने देव के बालों को सहलाते हुए कहा, अंडस्को, अपनी माँ से गुस्सा है। अगले ही पल देव ने दृष्टि की कमर पर हाथ लपेट दिए। वो रोना चाहता था, लेकिन मर्द होने की जिम्मेदारी भी तो देव के ऊपर थी, इसलिए रोया नहीं। लेकिन दृष्टि समझ गई कि देव बहुत परेशान है, उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत है। सरगम का सपोर्ट वो लेगा नहीं, क्योंकि नाराज भी तो उसी से है और दृष्टि वो गुस्से में उसे सपोर्ट करती नहीं थी। पर आज माँ बेटे के बीच में थोड़ा सा इमोशनल मूवमेंट क्रिएट हुआ। दृष्टि ने देव के बालों को सहलाते हुए कहा, अंडस्को, मुझे बता हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद दृष्टि सोफे पर बैठी थी और देव फर्श पर। उसने अपना सिर दृष्टि के गोद में रखा हुआ था। उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था। दृष्टि देव के बालों को सहलाते हुए बोली, अंडस्को, हुआ क्या है तेरे और सरगम के बीच। वो बहुत अच्छी लड़की है, वरना तू खुद ही सोच, आजकल की दुनिया अपने बारे में सोचती है और वो लड़की अनाथ आश्रम की उन 65 लड़कियों के बारे में सोच रही है। तुझे उसकी अच्छाइयों से प्यार नहीं होता। देव कुछ नहीं बोला। दृष्टि अभी भी देव के बालों को सहलाती रही। दृष्टि ने एक बार फिर प्यार से कहा, अंडस्को, नहीं बताना चाहता अपनी माँ को मत बता, लेकिन तेरे और सरगम के बीच में जो भी बात है उसे क्लियर कर ले। वो अच्छी लड़की है। पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है अगर मेरी बेटी होती तो सरगम जैसी होती। बहुत प्यारी है सरगम। तुझे पता है कभी कभी मुझे लगता है सरगम बिल्कुल मेरी फ्रेंड पूर्वी जैसी है। बस पूर्वी थोड़ा गुस्सैल थी और सरगम शांत, लेकिन उसकी आदतें बिल्कुल पूर्वी से मिलती है। इस बार देव ने अपनी आंखें खोली और अपनी माँ को देखकर बोला, अंडस्को, सरगम ने मुझसे झूठ बोला है। माँ, एक बहुत बड़ा झूठ, एक ऐसा झूठ जो उसे कभी नहीं बोलना चाहिए था। मैं उस गिल्ट में मरे जा रहा था और सरगम मुझे उस गिल्ट में देख रही थी, लेकिन उसने उस बात को क्लियर करना जरूरी नहीं समझा और अब मुझे सरगम पर बहुत गुस्सा आ रहा है।
कल रात अगर मैं सरगम के सामने चला जाता तो मेरी और उसकी बहुत बुरे वाली लड़ाई हो जाती, इसलिए नहीं गया। पर वो अभी अभी ऑफिस आई थी और मैं गुस्से में उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। 494 तू ज्यादा चौधरी मत बन। उसके बाद जो कुछ भी हुआ देव ने दृष्टि को बता दिया और फिर से दृष्टि की गोद में सिर रखकर आंखें बंद कर ली। कल रात से सोया नहीं था, लेकिन दृष्टि की गोद में उसे सुकून जरूर मिल रहा था। दृष्टि ने देव के बालों को फिर से सहलाते हुए कहा, अंडस्को, लेकिन इन सब में तो बदमाशों की टोली की भी गलती है। पर तूने तो सारी सजा सरगम को ही दे दी। कृष को कुछ नहीं कहा तूने, युग को भी कुछ नहीं कहा, पर सरगम से नाराज होकर बैठ गया, सिर्फ इसीलिए कि सरगम तेरी पत्नी है और वो दोनों तेरे भाई। सरगम का प्यार कम हो गया और अपने भाइयों के लिए प्यार ज्यादा हो गया। मैं ये नहीं कहती कि जाकर अपने भाइयों से लड़, उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया। उन्हें भी लगा कि शायद तेरे और सरगम के बीच में यही तरीका है सब कुछ ठीक करने का। अगले ही पल दृष्टि ने देव के चेहरे को ऊपर उठाया और बोली, अंडस्को, देव तू सच सच बता, तुझे सरगम अच्छी नहीं लगती? तू उसके साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहता? अगर नहीं बिताना चाहता तो मुझे बता दे, मैं खुद तेरा डिवोर्स करवा दूंगी। एक अनचाहे से रिश्ते में बांध कर नहीं रखूंगी, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सोचना, क्या तुझे सरगम से अच्छी लड़की मिल सकती है? क्या हमारे परिवार में ऐसी लड़की आ सकती है जो परिवार को भी संभाले, अपना काम भी संभाले और तेरे रूड बिहेवियर को भी संभाल ले? मेरी नज़रों से देखेगा तो नहीं मिलेगी और अपनी नज़रों से देखेगा तो, अगर कोई है तो बता दे। देव ने दृष्टि को सब कुछ बताया था, लेकिन संजना के बारे में नहीं बताया और ना ही उसके बारे में वो जिक्र करना चाहता था। देव का मन संजना की तरफ से पूरी तरीके से खट्टा हो चुका था। अब तो संजना का नाम भी नहीं सुनना चाहता था। देव ने संजना और सरगम को मन ही मन कंपेयर किया तो उसे समझ आ गया कि सरगम संजना से कहीं ज्यादा अच्छी है। जहां संजना को सिर्फ अपने आप से मतलब है, वही सरगम कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बनाने के लिए दिन रात एक कर रही है। जहां संजना सिर्फ देव के पैसों के पीछे पड़ी थी, वहीं सरगम ने देव के दिए हुए पैसों से अनाथ आश्रम का भला ही किया था। देव ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, अंडस्को, मैंने संजना के पीछे कितना टाइम वेस्ट किया और सरगम के साथ दो मीठे बोल भी नहीं बोले। देव को अब समझ आ रहा था कि उसने बेकार में सरगम के बारे में गलत सोचा, उसे गलत समझा। कुछ देर तक देव सरगम के बारे में ही सोचता रहा और तभी दृष्टि बोली, अंडस्को, देव रात हो गई है, जाओ जाकर सरगम को अनाथ आश्रम से ले आओ। अगर तुम्हें उससे प्यार भी नहीं है तब भी उसकी और उसके काम की इज्जत करो, प्यार अपने आप हो जाएगा। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे पापा से भी मुझे प्यार नहीं था, लेकिन वक्त के साथ हो गया। पर तुम्हारे पापा तुम्हारे जैसे नहीं थे। इतना कहकर उसने देव के सिर पर एक हल्का सा थप्पड़ मारा। देव ने मुस्कुराकर अपनी माँ को देखा तो दृष्टि बोली, अंडस्को, सच कह रही हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे मनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था और एक तू है जो अपनी बीवी से दूरी बनाकर रखता है। वैसे देखने में तो सरगम बहुत खूबसूरत है, यकीन नहीं होता कि तू उससे दूरी बनाकर रखता है। ये सुनकर देव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और आंखों में शर्म। फिर उसने अपने बालों में हाथ मारते हुए कहा, अंडस्को, जाओ यार, आपका पति आपका इंतजार कर रहा होगा, जाओ जाकर शिकंजी पिलाओ उन्हें, पापा की शिकंजी। दृष्टि ने देव के गालों पर हल्का सा चांटा मारा और उसके केबिन से चली गई। आज बहुत दिनों बाद माँ बेटे ने ठीक से बात की थी और उस बात करने का कुछ निर्णय भी निकाला था। देव को अपनी गलती रियलाइज हो गई थी, उसे सरगम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ डैनी ने गाड़ी रघुवंशी मैंशन के बाहर रोकी। वो घर से जब निकला था तो बहुत खुश था, लेकिन यहाँ तक आते आते उसे वो सब कुछ याद आ गया जो उसने और उसके परिवार ने झेला था। इतना सब कुछ होने के बाद भी डैनी ने कभी शिवाई को ब्लेम नहीं किया, लेकिन भगवान ना करे अगर फ्यूचर में रघुवंशी फैमिली ने एक और चोट डैनी की फैमिली पर की तो वो भूल जाएगा कि शिवाय रघुवंशी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी है। क्योंकि कहीं ना कहीं डैनी की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ था वो शिवाय की दुश्मनी की वजह से ही हुआ था। वो कहते हैं ना कि राजा को मारने से पहले उनके आसपास के सैनिकों को मारना पड़ता है, और डैनी शिवाय का सैनिक ही था। इसीलिए रणविजय सिंह राणा ने डैनी पर वार किया था। डैनी की आंखों में
हल्का सा पानी आ गया। उसने अपनी जिंदगी ऐसी तो नहीं सोची थी, फिर भी सब कुछ भूलकर वो अपने परिवार को समेटने के लिए रघुवंशी मैंशन आ गया। डैनी गाड़ी से बाहर उतरा। उसकी नज़र सीधा बालकनी पर गई, जहां आर्या वंदना के साथ बैठी हुई थी। वंदना काफी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन अभी उसके मुंह पर एक ही बात थी, अंडरस्को डैनी कब आएंगे। आर्या की नज़र गार्डन में गई, जहां डैनी वंदना और आर्या दोनों को देख रहा था। आर्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आए, आंखों में पानी। उसने वंदना की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, अंडरस्को वंदना देखो डैनी आ गया। वंदना ने बालकनी की तरफ देखा और बहुत देर तक देखती रही। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसने हैरानी से आर्या की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को क्या सच में वो डैनी है। आर्या थोड़ी तो हैरान हुई, लेकिन फिर उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ जाकर देखो तुम्हारा डैनी ही है, जाओ जल्दी। वंदना के हाथ में जो 2 खिलौने हमेशा रहते थे, उसने वो दोनों टेडी बेयर वही चेयर पर रखे और आर्या को देखकर बोली, अंडरस्को मैं देख कर आती हूँ, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। आर्या ने वंदना की गाल पर हाथ लगाया और बहुत प्यार से बोली, अंडरस्को मैं हमेशा तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी, अब जल्दी से जाओ। वंदना ने हमें गर्दन हिलाई। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो भागती हुई वहां से चली गई। वंदना कॉरिडोर से भाग के भी जा रही थी। उसकी साड़ी का आंचल हवा में लहरा रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि उसका डैनी उससे मिलने आ गया है। वो बस बेसुध सी भागी जा रही थी, बिना किसी की परवाह किए सीढ़ियों से भागती हुई। जैसे ही वो लिविंग एरिया में आई, वहां सीनियर रघुवंशी बैठे हुए थे। सबने वंदना को भागते हुए देखा तो सब खड़े हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अचानक ही हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को राजवीर क्या डैनी आ गया। राजवीर ने शिवाय की ओर देखा और शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। वंदना भागते हुए मेंशन के गार्डन में आ गई। उसकी नजरें डैनी पर ही टिकी हुई थी। उसे यकीन आ गया सच में डैनी ही है। डैनी की पर्सनैलिटी आज भी वैसे की वैसे ही थी, या कह सकते हैं वो जानबूझकर अपने पर्सनैलिटी पहले जैसी बनाकर आया था, ताकि वंदना उसे आराम से पहचान ले। कहीं ना कहीं डैनी के दिल की धड़कन तेज हो रही थी कि कहीं वंदना उसे पहचानने से इनकार ना कर दे। वंदना एक जगह खड़ी हो गई। वो हौंफते हुए डैनी को देख रही थी। उसकी आंखों ने तो झपकना बंद ही कर दिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसका डैनी खड़ा है। वो डैनी जो उसे एक बार नहीं 2 बार छोड़कर चला गया था। फिर भी वंदना का प्यार इतना पवित्र था कि ऐसी हालत में भी बस डैनी का इंतजार कर रही थी। वंदना धीरे धीरे डैनी की तरफ आई। तब तक पूरा रघुवंशी परिवार गार्डन में आ चुका था। आराध्या भी आंखें फाड़े बस अपने माँ बाप को देख रही थी। उसे तो अभी तक किसी ने नहीं बताया था कि वो डैनी और वंदना की बेटी है, लेकिन कहीं ना कहीं आराध्या का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। वो पल बहुत इमोशनल था। आराध्या चाहकर भी अपनी आंखों से पानी गिरने से रोक नहीं पाए। अभिमान ने आराध्या को देखा और उसे साइड से गले लगाते हुए बोला, अंडरस्को तुम्हारा मूड स्विंग हो रहा है, आराध्या खुद पर कंट्रोल करना सीखो। आराध्या कुछ नहीं बोली। उसने अपना सिर अभिमान के सीने पर रख लिया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी अपने माँ बाप को ही देख रही थी। वही वंदना डैनी के बिल्कुल करीब पहुंच गई। उसने अपना एक हाथ उठाकर डैनी के गाल पर रखा। कुछ बोली नहीं, उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ था तो बस हैरानी। बहुत देर तक देखने के बाद वंदना ने अपने कांपते हाथों से डैनी के चेहरे को अपने हाथों में भरा, पंजों के बल उठकर अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। डैनी की आंखें भर आई। कितने सालों बाद वो अपनी वंदना को इतने करीब से देख रहा था और अगले पल डैनी ने धीरे से कहा, अंडरस्को वंदना मैं तुम्हारा डैनी। वंदना ने इतना ही सुना था कि वो बेहोश हो गई। डैनी ने अपनी वंदना को बाहों में भर लिया। अब उसके आंसू उसके रुकने से रुक नहीं रहे थे। क्या कुछ नहीं झेला था उसने, उसकी वंदना ने, उसके बच्चों ने। एक ऐसा दर्द जिसे भूलने में शायद वक्त लगता। पूरी रघुवंशी फैमिली डैनी को संभाल रही थी और डैनी अपनी वंदना को। थोड़ी देर बाद वंदना बेड पर बेहोश लेटी हुई थी। डैनी बिल्कुल उसके पास बैठा था। जितने अपने आंसू रोकने की कोशिश करता, वो आंसू इतने ही बह जाते। वैसे तो डैनी ने वंदना को पहले भी देख लिया था, लेकिन महसूस आज किया था। थोड़ी देर बाद अवनीत आया। अवनीत ने वंदना का चेकअप किया।
कुछ टेस्ट किया और फिर डैनी को देखकर बोला, अंकल डरने की जरूरत नहीं है, अगर किस्मत ने थोड़ा भी साथ दिया तो आंटी ठीक हो जाएगी। डैनी ने एक नज़र अवनीत को देखकर बहुत धीरे से कहा, इसी उम्मीद से तो कितने ही महीनों से अपनी वंदना से मिला नहीं। अवनीत बोला, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इन्हें मेडिसिन से ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, आप समझ रहे हैं ना। डैनी ने बस हमें गर्दन हिला दी और अपने आंसू पूछ लिए। वो अब भी वंदना का हाथ पकड़े बैठा हुआ था। फिर उसने पूछा, वंदना को होश कब आएगा? अवनीत बोला, जल्दी आ जाएगा अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, बस अब आप आंटी के पास ही रहिए। डैनी ने हमें गर्दन हिलाए और अवनीत वहां से चला गया। कमरे से निकलते ही उसने देखा तो पूरी रघुवंशी फैमिली डैनी और वंदना के कमरे के बाहर ही खड़ी थी। अंदर इसलिए नहीं गए क्योंकि वो डैनी और वंदना के बीच आना नहीं चाहते थे। हालांकि सबका मन कर रहा था कि वो सब जाकर डैनी को संभाल ले, लेकिन इस वक्त डैनी के पास जाना बहुत ऑकवर्ड होता, इसलिए सब बाहर ही खड़े थे। सबको ऐसे झुंड में खड़ा देखकर अवनीत ने हाथ फैलाकर कहा, यह क्या कर रहे हो आप लोग? मोहल्ले में सब्जी बट रही है क्या जो सब यहीं पर आकर खड़े हो गए? जाकर अपना काम क्यों नहीं करते? हर्षवर्धन ने अवनीत के सिर पर एक मारकर कहा, तू ज्यादा चौधरी मत बन, ये बता वंदना की हालत कैसी है? अवनीत ने अपने सिर को हल्का सा खुजाते हुए कहा, बड़े पापा मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। हर्षवर्धन ने एक और अवनीत के सिर पर मारकर कहा, तो अपना ये बड़प्पन कहीं और जाकर दिखा, मेरे सामने नहीं, जिसने तुझे नंगा देखा हो। ये सुनते ही घर के जितनी औरतें थी उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अवनीत थोड़ा सा शर्माते हुए बोला, बड़े पापा ये गलत बात है। हर्षवर्धन ने अवनीत की बाजू पकड़ी और एक तरफ लेकर आया और बोला, हमें ये बता वंदना की हालत कैसी है? अवनीत बोला, बड़े पापा को ठीक हो जाएंगी, लेकिन उन्हें अब डैनी अंकल की बहुत जरूरत है। वो जिस चीज का इंतजार कर रही थी वो इंतजार पूरा हो गया, अब उनके ठीक होने की परसेंटेज 90% हो गई है। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, लेकिन आर्या के चेहरे पर हल्का पानी। उसे भी कहीं ना कहीं लगता था कि डैनी के लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सब उसके पापा और पति के वजह से थी, लेकिन अब डैनी की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया तो सबसे ज्यादा खुश शायद आर्या और शिवाय ही थे। वंदना ठीक हो जाएगी, ये सुनकर पूरी रघुवंशी फैमिली को तसल्ली हुई और फिर सब सीटिंग एरिया में बैठ गए। और तभी शिवाय ने अवनीत को देखकर कहा, रक्षाबंधन पर तेरे और पीहू के साथ जो लड़की आई थी वो कौन थी? मतलब तेरी पेशेंट कौन है? अवनीत हैरानी से शिवाय को देखने लगा। उसकी एक नजर आराध्या की तरफ गई जो अवनीत को ही देख रही थी। 495 पूरी फैमिली में सबसे खतरनाक बांदा यही है। अवनीत ने शिवाय की बात को टालते हुए कहा, बताया तो था वो मेरे पेशेंट की दोस्त है। मतलब दोस्त की पेशेंट है? नहीं, मतलब मेरा पेशेंट का बस एक दोस्त है। शिवाय अब भी अवनीत को ही देख रहा था। अवनीत था तो अपनी बहन जैसा ही, झूठ बोलने में उसे भी मेहनत लगती थी। शिवाय ने अवनीत की बाजू पकड़ी और उसे सोफे से उठाते हुए कहा, अच्छा चल स्टडी रूम में मेरा बीपी चेक कर दे। इतना कहकर शिवाय अवनीत को स्टडी रूम की ओर खींच कर ले जाने लगा। पूरी रघुवंशी फैमिली शिवाय के बिहेवियर को देखकर हैरान थी, लेकिन फिर वो अपने अपने काम में लग गई। वहीं अवनीत खींचा तो जा रहा था, लेकिन मन ही मन कह रहा था, इनका बीपी तो मैं चेक कर दूंगा, लेकिन ये मेरा बीपी बढ़ा देंगे। इस पूरी फैमिली में सबसे खतरनाक बांदा यही है। शिवाय अवनीत को खींचता हुआ स्टडी रूम में ले गया और सीधा जाकर सोफे पर बैठा दिया और फिर खुद अपनी टेबल के पास गया। उसके ड्रॉर में से खाली गन निकाली और उसे लेकर अवनीत के बिल्कुल सामने बैठ गया। अवनीत ने तो अपना सलाइवा गटक लिया, जबकि वो अच्छे से जानता था कि शिवाय भाई उसे कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद भी अवनीत को ये सब देखने की आदत नहीं थी, बहुत सीधा था वो। शिवाय भी समझ गया कि अवनीत गन देखकर डर रहा है और यही तो वो चाहता था कि वो डर जाए और उस लड़की के बारे में सब कुछ सच सच बता दे, क्योंकि जब से शिवांगी मेंशन आई थी उसी दिन से शिवाय को स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी। शिवाय ने अनजान बनते हुए कहा,
अरे डरो मत, बहुत दिन हो गए इसे मैंने साफ नहीं किया, तो सोचा तुमसे बातें भी कर लूंगा और साफ भी कर लूंगा। अवनीत ने एक बार फिर अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, अंडरस्को, लेकिन भाई आपको तो बीपी चेक करवाना था ना। शिवाय बोला, अंडरस्को, हाँ बीपी भी चेक करवाऊंगा, लेकिन पहले इसे साफ तो कर लूं। इतना कहकर उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपनी गन को साफ करने लगा और फिर मुस्कुरा कर बोला, अंडरस्को, अवनीत तुम्हें एक किस्सा सुनाओ। अवनीत ने नामे गर्दन हिला दी। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने हल्का सा हंस कर कहा, अंडरस्को, अरे सुन लो अवनीत, तुम कभी कभी तो आते हो यहाँ, तो सुनो, एक बार रणविजय सिंह राणा का एक आदमी बलराज को मैंने किडनैप करवाया। उस वक्त राजवीर मेरा बॉडीगार्ड हुआ करता था, वो तो बाद में जाकर मेरा बहनोई बना है। तब मैंने राजवीर से कहा कि बलराज से सच बोलवा ले, लेकिन बलराज बहुत सख्त जान था, उसने राजवीर के सामने कुछ नहीं कहा। जानते हो क्यों? अवनीत का ध्यान गन पर था और उसने नामे एक गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, अंडरस्को, अरे तुम अपने राजवीर भाई को तो जानते ही हो, कितने शांत है वो, जल्दी से किसी को मारते नहीं है। उन्होंने बलराज को मारा नहीं, अगर वो बलराज को 2-4 थप्पड़ मार देता तो बलराज पटा पटा सब कुछ बोल देता। अवनीत ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे दिखाना चाहता हो कि वो शिवाय की बात बहुत ध्यान से सुन रहा है। शिवाय ने अगले ही पल अपनी गन लोड की और सीधा अवनीत के सीने पर पॉइंट करके कहा, अंडरस्को, मैंने भी बलराज के सीने पर यहाँ बंदूक रखी और उसके बाद बलराज तोते की तरह सब कुछ बोलता चला गया। वो अलग बात है कि उसने मुझसे झूठ और सच मिलाकर बोला, लेकिन बोला जरूर। अवनीत तो नजरें नीचे करके बस उस बंदूक को देख रहा था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि अगर उसने एक और झूठ शिवाय भाई के सामने बोला तो शिवाय कुछ भी कर सकता था। हालांकि वो जानता था कि शिवाय ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन अपने सीने पर बंदूक देखकर तो अच्छे अच्छे की पेंट गीली हो जाती है। अवनीत का भी कुछ ऐसा ही हाल था। शिवाय ने अगले ही पल बंदूक हटाकर टेबल पर रखी और हाथ बांधकर बोला, अंडरस्को, हाँ तो बताओ, तुम्हारे साथ जो लड़की आई थी वो कौन थी? बस फिर क्या था, अवनीत ने तोते की तरह सब कुछ शिवाय को बता दिया। जैसे जैसे वो शिवाय को बता रहा था, वैसे वैसे शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आती जा रही थी। सारी बात बताने के बाद शिवाय बोला, अंडरस्को, तुम सच बोल रहे हो ना? अवनीत ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ शिवाय भाई, सच बोल रहा हूँ भाई। शिवाय बोला, अंडरस्को, कहाँ मिली उसे तितली? अवनीत ने कहा, अंडरस्को, ये तो उसने बताया नहीं। अवनीत खड़ा होकर बोला, अंडरस्को भाई अब जाओ। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, अवनीत तुम्हें अभी एक काम करना है। अवनीत ने कहा, अंडरस्को बताइए। शिवाय बोला, अंडरस्को, उस लड़की का डीएनए टेस्ट मैच करो। ये सुनकर अवनीत ने हैरानी से शिवाय को देखकर कहा, अंडरस्को, और किसके साथ मैच करूं? शिवाय बोला, अंडरस्को, तुम बस उसका डीएनए टेस्ट करो, मैच मैं खुद कर लूंगा। अवनीत ने तो हैरानी से देखकर कहा, अंडरस्को, आपने मेडिकल साइंस भी पढ़ी है? शिवाय ने अपनी बंदूक को हल्का सा उठाया और बोला, अंडरस्को, मैंने सब कुछ पढ़ा है, अभी जो कह रहा हूँ वो कर। अवनीत ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाए और बाहर की तरफ जाने लगा और तभी वो कुछ सोचकर पीछे आया और शिवाय को देखकर बोला, अंडरस्को भाई प्लीज अनिरुद्ध को मत बताना, वो बहुत दिल से उस लड़की की हेल्प कर रहा है। अगर उसे पता चल जाएगा कि आपको सब कुछ पता चल गया तो वो मुझे ही गलत समझेगा। शिवाय ने खुद से कहा, अंडरस्को, कुछ भी कहो लेकिन डैनी का बेटा हीरा है। हीरा एक अजनबी लड़की को हाथों में उठाकर रखता है, उसकी हर अच्छी बुरी बात को सहता है। अवनीत बोला, अंडरस्को, आपको पता है वो लड़की अनिरुद्ध के बिना एक सेकंड भी नहीं रहती। मैं नहीं चाहता कि उन दोनों के बीच में जो मीठा सा रिश्ता है वो खराब हो जाए। शिवाय अब इमोशनल हो चुका था। अवनीत का कहा हुआ एक एक शब्द सच था। अनिरुद्ध तो बिना किसी स्वार्थ के शिवांगी को अपनी नजरों से दुनिया दिखा रहा था। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा, बस तुम मुझे तितली का डीएनए टेस्ट लाकर दे दो। अवनीत ने हाँ में गर्दन हिलाए और वहां से चला गया। दूसरी तरफ देव ने गाड़ी अनाथ आश्रम के बाहर रोकी।
उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था सरगम कैसा रिएक्ट करेगी, लेकिन उसने जो सरगम के साथ किया था वो माफी लायक तो नहीं था। अपने आप को इतना कंट्रोल करने के बाद भी देव ने सरगम को हट कर दिया था। देव गाड़ी से उतरकर अनाथ आश्रम के अंदर चला गया। उसने देखा तो सरगम ने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर टांगा हुआ था और कुछ लड़कियों के साथ कथक की प्रैक्टिस कर रही थी। देव कुछ देर तक सरगम के चेहरे को भी देखता रहा। साफ पता चल रहा था कि जाकर पहले बहुत रोई है और उसके बाद अपने काम पर लग गई। देव के अंदर अब हिम्मत नहीं थी कि सरगम के पास जाकर माफी मांग ले। तभी राधा उसके पास आई और बोली, अंडस्को सर आप यहाँ क्यों खड़े हैं, बैठ जाइए ना, मैं अभी सरगम को बुला देती हूँ। देव ने ना में एक गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को नहीं राधा दीदी रहने दो, करने दो प्रैक्टिस। वैसे ये प्रैक्टिस कर क्यों रही है? मतलब मुझे तो पता भी नहीं था सरगम को कथक आता है। राधा दीदी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडस्को सर कथक तो नहीं आता, लेकिन पिछले 7-8 घंटे से यूट्यूब पर देखकर सीख रही है। देव ने हैरानी से राधा की ओर देखकर कहा, अंडस्को क्यों सीख रही है? राधा ने कहा, अंडस्को वो क्या है ना कि एक कंपनी ने डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड किया है, अगर उसमें ये लड़कियां जीत जाती है तो इन्हें 15 लाख रुपए मिलेंगे। देव ने पूछा, अंडस्को राधा दीदी अनाथ आश्रम को पैसे की जरूरत है। राधा ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को वो सर वो क्या है ना पिछले 15 दिन में 20 बच्चे आ चुके हैं, अब उन्हें हर चीज की जरूरत है, कुछ पैसे हो जाएंगे तो बच्चों की परवरिश में और ज्यादा मदद मिल जाएगी। देव अब भी सरगम को देख रहा था और बातें राधा की सुन रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को अगर सरगम को पैसे की जरूरत थी तो मुझसे क्यों नहीं मांगे? और अगले ही पल उसने खुद को ही जवाब दिया, अंडस्को इतना रूड बिहेव करेगा तो कैसे मांगेगी, हो सकता हो ऑफिस भी पैसे मांगने आई हो। देव तो पहले ही सरगम को लेकर बेचैन था, अब उसकी बेचैनी थोड़ी और बढ़ गई। अब तक तो सरगम उदास थी, अब देव हो गया। उसे इतना समझ आ गया कि उसके गुस्सा होने की वजह से सरगम ने उससे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं की। तभी सरगम ने एक डांस मूव करते हुए गेट की तरफ देखा जहां देव खड़ा हुआ था। सरगम रुक गई और अगले ही पल उसके कानों में कुछ आवाज घूमने लगी, अंडस्को तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे सवाल पूछ सको। एक बार फिर सरगम की आंखें हल्की सी गिली हो गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया और लड़कियों को देखकर कहा, अंडस्को चलो मैंने जितना सिखाया है प्रैक्टिस कर लेना, कल हम फिर प्रैक्टिस करेंगे। लड़कियों ने हाँ में गर्दन हिला दी। सरगम ने अपना पल्लू अपने कमर से हटाया, अपना आंचल ठीक किया और देव को देखकर बोली, अंडस्को सर आप यहाँ। देव थोड़ा सा हैरान हुआ कि सरगम अभी भी नॉर्मल बिहेव कर रही है। बच्चा नहीं था, देव इतना तो समझ रहा था कि सरगम उस बात पर मिट्टी डाल चुकी है और अब वो इस बारे में कभी बात नहीं करेगी और शायद अब उससे कभी शिकायत भी ना करे। वैसे भी देव ने सरगम को इतना हक दिया ही नहीं कि वो उससे कुछ पूछ लेती या शिकायत कर लेती। देव ने हिम्मत करते हुए कहा, अंडस्को घर चलो बहुत रात हो गई। सरगम ने हमें गर्दन हिलाए अपना बैग उठाया, राधा की ओर देखकर कहा, अंडस्को दीदी मैं जा रही हूँ, बच्चों का ध्यान रखना, टाइम से सुला देना। राधा ने हमें गर्दन हिलाई। सरगम बिना किसी शिकायत के बिना कुछ कहे देव के साथ अनाथ आश्रम से बाहर आ गई। थोड़ी देर में दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। देव ड्राइव कर रहा था, लेकिन कुछ पूछने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। सरगम भी बाहर की तरफ देख रही थी। जितना देव की बातों को भुलाने की कोशिश करती, उतना ही उसके कानों में आवाज घूमने लगती। आखिरकार सरगम ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और देव की ओर देखकर बोली, अंडस्को सर आपको मुझे लेकर आने की जरूरत नहीं है, कल से मैं टाइम पर घर आ जाऊंगी। देव अच्छे से समझता था कि ये सरगम नहीं, सरगम की नाराजगी बोल रही है। उसने कुछ कहा नहीं, बस ड्राइव करता रहा। थोड़ी देर बाद देव ने गाड़ी रघुवंशी मैंशन के बाहर रोकी। देव गाड़ी से उतरा, फिर उसने सरगम के लिए गेट खोल। वैसे ये गेट बस फिल्मों में ही खोलते हैं, मेरे हस्बैंड ने तो आज तक गाड़ी का गेट ना खोला। सरगम गाड़ी से उतर गई और बिना पलटे मैंशन के अंदर चली गई। जब अंदर आए तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे।
सरगम ने अपना बैग सोफे पर रखा और डाइनिंग एरिया की ओर चली गई तो सबसे पहले किचन में गई। उसने अपने हाथ धोए और फिर सबको खाना सर्व करने में हेल्प करने लगी। तभी दृष्टि बोली, सरगम तुम भी थक गई होगी, बैठकर खाना खा लो। सरगम ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, इतना भी नहीं थकी। इतना कहकर वो फिर से सबकी हेल्प करने लगी। देव को आज पहली बार महसूस हो रहा था कि सरगम कितनी मेहनत करती है, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसके अंदर सरगम से माफी मांगने की हिम्मत ही नहीं थी। देव चुपचाप अपने कमरे की ओर जाने लगा। तभी दृष्टि बोली, देव खाना नहीं खाओगे? देव ने अपनी माँ की ओर बड़ी मासूमियत से देखा और दृष्टि समझ गई कि शायद उसके और सरगम के बीच में कोई बात नहीं हुई। दृष्टि में पलकें झपका दी और फिर सरगम को देखकर बोली, सरगम जाओ अपना और देव का खाना लेकर ऊपर चली जाओ, यहाँ मैं सबको देख लूंगी। सरगम कुछ कहती उससे पहले ही आर्या ने भी कहा, हाँ जाओ, यहाँ हम देख लेंगे। सरगम में आभा में गर्दन हिलाई, एक प्लेट में खाना सर्व किया और कमरे की तरफ चली गई। दूसरी तरफ डैनी वंदना के पास लेट चुका था। उसने अपना एक हाथ वंदना की कमर पर रखा हुआ था और बस इंतजार कर रहा था कि कब उसकी वंदना को होश आएगा और कब उसे पहचान लेगी। डैनी ने अपनी आंखें बंद की और उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगी, डैनी, मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जेल से जल्दी छुड़वा लूंगा। डैनी, मैं हूं तुम्हारे साथ। डैनी ने झटके से आंखें खोल ली। ये वो शब्द थे जो शिवाय ने डैनी से कहे थे और पता नहीं क्यों आज ये शब्द डैनी को बेचैन कर रहे थे। उसे डर लग रहा था कि कहीं वंदना होश में आकर भी उसे पहचान ना पाई तो।